मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। हम एमपीपीएससी मेंस का अध्ययन कर रहे हैं और मेंस के पेपर थर्ड में बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पेटेंट एक टॉपिक दिया हुआ है। पहले यह टॉपिक यूनिट 7 में हुआ करता था, लेकिन अब जब पेपर थर्ड को दो पार्ट में बांट दिया है, पार्ट ए पार्ट बी, तो जो पार्ट बी में साइंस वाली यूनिट्स है उसकी फर्स्ट यूनिट में अभी दिया हुआ है। मैंने टू द पॉइंट नोट्स बनाए हैं, इसके 4 पेज में पूरा टॉपिक में ख़त्म कर दूंगा। शर्त यह है, आपसे उम्मीद भी है कि बस इसे पूरे ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुने और नोट्स बना लें। इस पर अगर प्रश्न बनता है 10 नंबर का या 7 नंबर का तो आपका बनना चाहिए, और 2 मार्कर भी बनता है तो वो कवर हो जाएगा फैक्ट, यदि इसके याद रख लेते हैं। चलिए, बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पेटेंट, ट्रिप्स ट्रिम्स जिसमें आते हैं समझौते, वो भी हम देखेंगे इसमें आगे। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है दोस्तों? पहले तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूं। तो मैं बौद्धिक संपदा अधिकार के परिभाषा, उद्देश्य, विशेष, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा। फिर जो आईपीआर है, प्रमुख 7 आईपीआर, उनकी चर्चा करेंगे हम। पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, जीआई टैग की हम बात करेंगे। आईसी डिजाइन की बात करेंगे। भारत सरकार बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है उस पर हम बात करेंगे, जिसमें ये एक प्रमुख अधिनियम है ना मित्रों। भारत जो नीति है आईपीआर भारत की, उस पर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधियां पे बात करेंगे। मुद्दे क्या क्या है वो बात करेंगे। ट्रिप्स पर चर्चा होगी और ट्रिम्स पर भी चर्चा होगी। तो ये हमारा आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। बौद्धिक संपदा अधिकार, जैसा कि आप नाम से अनुमान लगा पा रहे होंगे, ये अभी वर्तमान में यूनिट 1 में है। यूनिट 7 में पहले हुआ करता था। तो बौद्धिक संपदा से क्या तात्पर्य होता है दोस्तों? या तो नैतिक रूप से या वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान बौद्धिक सृजन, आपकी बुद्धि लगाकर आप कोई ऐसा सृजन करते हो जो या तो नैतिक रूप से मूल्यवान हो या वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान हो, उसे बौद्धिक संपदा कहा जाता है। और जब आप कोई बौद्धिक सृजन करते हो, कोई व्यक्ति आविष्कार करता है, किसी प्रक्रिया की खोज करता है, इसे बौद्धिक सृजन कहते हैं। जब आप बौद्धिक सृजन करते हो तो स्वाभाविक बात है उस पर आपका अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो फिर कोई भी कॉपी कर लेगा, कॉपीराइट हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस व्यक्ति को अधिकार मिले। तो बौद्धिक सृजन के परिप्रेक्ष्य में जो अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं उन्हें बौद्धिक संपदा अधिकार कहा जाता है। अब क्या उद्देश्य है? अब मित्रों, अगर ये अधिकार ना दिया गया, कोई भी व्यक्ति कॉपी अगर कर लेगा तो कोई बौद्धिक सृजन करेगा क्या? नहीं करेगा, सब शांत बैठ जाएंगे। तो इस बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्देश्य है सृजनशीलता को प्रोत्साहित करना। सृजनशीलता यानी कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता, कुछ क्रिएटिव करने की प्रवृत्ति, उसको संरक्षित करना, प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। और जो बौद्धिक सृजन करने वाले व्यक्ति हैं उनके हितों की रक्षा करना भी इसका एक उद्देश्य है। क्या विशेष बात है मित्रों? तो मानवाधिकार की जो सार्वजनिक घोषणा हुई थी, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, उसके आर्टिकल 27 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई व्यक्ति यदि कोई बौद्धिक सृजन करता है तो उसका अधिकार उसे मिलना चाहिए। मित्रों, एक और विशेष बात है, जो आईपीआर है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, यह निश्चित समय के लिए दिया जाता है, फिर इसका नवीनीकरण किया जाता है और ये निश्चित क्षेत्र हेतु दिया जाता है ना। जैसे कि जी उदाहरण के लिए आप जीआई टैग देख लो, है ना। एक निश्चित क्षेत्र में उत्पादित होने वाला कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई कलाकृति है, उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं WIPO को। ये प्रश्न यहाँ से अराइज होगा आपका कि क्या है विपो। तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। 1967 में इसका गठन हुआ। जिनेवा में हेडक्वार्टर है। कुल 193 इसके सदस्य है। भारत 1975 में विपो का सदस्य बना था। अब ये विपो है क्या? नाम से तो आप समझ पा रहे होंगे।
हमारे टॉपिक में दिया हुआ है। तो बौद्धिक संपदा अधिकार, तो हम इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को भी तो पढ़ेंगे कि क्या है ये। तो देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य है आईपीआर का संरक्षण। मैंने यहाँ शॉर्ट में आईपीआर लिख दिया, आप वहाँ आराम से लिख देना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का संरक्षण करना, सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना, यानी बौद्धिक संपदा के अधिकारों का संरक्षण करते हुए सृजनशीलता को प्रोत्साहन देना ही वीपो नामक संस्था का उद्देश्य है। अब WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है ना मित्रों, वो 7 प्रकार के आईपीआर की बात करता है। और आप जानते हैं जो ट्रिप्स समझौता हुआ था उसके अंतर्गत जो आईपीआर को फॉलो नहीं करेगा वो WTO का सदस्य नहीं बनेगा, ये शर्त थी WTO की। और विश्व व्यापार संगठन आप जानते हो विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापार होता है ना उनको विनियमित करने वाली संस्था है ना, उनको रेगुलेट करती है। तो ये WTO का सदस्य होना सभी देश चाहते हैं, और तो इसलिए सभी देश आईपीआर के संरक्षण को भी बढ़ावा देना प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी ट्रिक तो क्या है, बस मतलब एब्रीविएशन बनाया था एक, आप PCGTT इससे याद रख सकते हैं, 7 के 7 अधिकार, PCGTT। देखो, P फॉर पेटेंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, C से हो जाएगा कॉपीराइट, G से हो जाएगा GI टैग, फिर है ना PCG से याद रखना पेटेंट कॉपीराइट GI टैग, पेटेंट कॉपीराइट GI टैग। TT से क्या याद रखोगे, पहला T से ट्रेड सीक्रेट, I से IC चिप डिज़ाइन, फिर दूसरे T से आ जाएगा ट्रेडमार्क, और इस I से आ जाएगा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। अब एक एक करके इनको हम देखते हैं ये क्या भला है। यही बौद्धिक संपदा अधिकार है, 7 प्रकार के राइट WTO ने बताए हैं, और यही आपके उत्तर में लिखना है। 7 नंबर का आएगा तो एक एक लाइन में 7 लाइन ये बता देना, 10 नंबर का आएगा तो थोड़ा सा और इसको समझा देना। चलिए बात करते हैं क्या होता है कॉपीराइट। कॉपी है ना नकल करना, राइट है ना अधिकार, यानी नकल करने का अधिकार नहीं, नकल करने से रोकना का अधिकार। जैसे मैं अभी ये कंटेंट बना रहा हूँ, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर के किसी को अपने नाम से बेच दो कहीं, तो ऐसा नहीं कर पाओगे, मेरा इस पर बौद्धिक राइट अधिकार है, मैं आप पर केस कर दूंगा। ये चीज़ें रहती है ना, किसी का भी अपन मौलिक कंटेंट नहीं चुरा सकते, चाहे वो लिखित हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो कोई डिज़ाइन हो, चाहे वो कोई पेटेंट करवाया हो, तो इनको इन संबंध में वो मिलता है मित्रों सभी अधिकार। तो जिनमें से एक है कॉपीराइट भी, तो आप कॉपी नहीं कर सकते। तो इनमें क्या क्या शामिल किया गया है कॉपीराइट में, तो आप कैसे लिखोगे कॉपीराइट को। चलिए, कॉपीराइट अगर आ गया तो आप कैसे लिखोगे, यह एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं, आर्थिक अधिकार और गैर आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार के अंतर्गत वित्तीय पारितोषिक, जैसे किसी व्यक्ति ने कोई आविष्कार किया तो उसको आर्थिक अधिकार के तहत कुछ धन दे दिया जाएगा, वित्तीय पारितोषिक दे दिया जाएगा, उसके बाद ही उसकी कॉपी की जाएगी। गैर आर्थिक अधिकारों की हम बात करें तो नाम उसी व्यक्ति का चलेगा, उस उत्पाद की कॉपी बनाई जा सकती है लेकिन नाम उसी का चलेगा मौलिक, ताकि उसको सम्मान मिल सके, और ये नैतिक अधिकार है उसका। तो इसमें क्या क्या आता है देखो, किताबें हो गई, चित्रकला हो गई, मूर्तिकला, सिनेमा, संगीत, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो, डाटाबेस हो, विज्ञापन हो सकता है, मानचित्र व तकनीकी चित्रांकन, ये सभी कॉपीराइट के अंतर्गत आते हैं। मित्रों एक टर्म है कॉपीलेफ्ट, ये 2 मार्कर में आ सकता है। दोस्तों जब कॉपीराइट किसी व्यक्ति को दे दिया जाता है तो उसका अधिकार होता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी रचना, अपनी कृति कॉपी करने की अनुमति दे दे, यही होता है कॉपीलेट, है ना। यानी कि पुनर्रचना या प्रकाशन वितरण हेतु किसी को अनुमति देना, है ना, दोबारा रचना करने के लिए प्रकाशन हेतु किसी को अनुमति दे देना क्या कहलाता है, कॉपीलेफ्ट कहलाता है, आप लिख देना। अब बात करेंगे पेटेंट की। क्या होता है पेटेंट, आविष्कार हेतु 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, शर्तें होती है पहले सार्वजनिक ना हुआ हो। पेटेंट का मतलब है कोई नया आविष्कार किसी व्यक्ति ने किया तो वो पेटेंट करा लेता है ना, उसके नाम से ही फिर वो आविष्कार चलता है। तो ये पेटेंट इसका ये 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। एक पॉइंट तो आप ये लिख लेना,
ठीक है। और दूसरा क्या लिखोगे, दूसरा इसमें शर्तें बताना। क्या क्या शर्तें हैं, 3 इसकी शर्तें हैं। पहले सार्वजनिक ना हुआ हो, यानी आविष्कार नया होना चाहिए। दूसरा है उत्पाद या प्रक्रिया में प्रगति इंगित करे। आप कोई सा भी प्रोडक्ट हो उससे संबंधित अगर आविष्कार करते हो तो उसमें प्रगति होना चाहिए, है ना, उसका विकास होना आवश्यक हो जाता है। फिर इसके बाद व्यवहारिक प्रयोग है तो वो योग्य होना चाहिए। भाई आपका पेटेंट ऐसा नहीं हो कि वो उसका कोई उपयोग हम नहीं कर पाएँ, व्यवहारिक उपयोग उस पेटेंट का होना चाहिए, तब उस पेटेंट का अधिकार मिलेगा, अदरवाइज उस पेटेंट का अधिकार नहीं मिलेगा। इसके बाद ट्रेडमार्क भी एक आईपीआर होता है। अब ट्रेडमार्क के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है, जैसे कोई चिन्ह है जो 2 उत्पादों को अलग अलग बताता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, एक हीरो की मोटरसाइकिल है और एक होंडा है, तो हीरो का एक उसकी टंकी पर आपने लोगो देखा होगा, वो एच बना है इस टाइप का, तो वो एच है ना, उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है ना। उस एच को कोई दूसरी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, अगर वो दूसरी कंपनी यूज़ करती है तो उस पर फाइन लगा दिया जाता है। जैसे पुलिस विभाग का लोगो है, वो अपना लोगो है, उदाहरण के लिए ये ले लिया, कोई भी आप देख लीजिए, तो ये क्या होता है, इसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। तो ये चिन्ह क्या करता है, ये भिन्नता दर्शाता है ना। 2 अलग अलग, जैसे सुजुकी की अलग गाड़ियाँ हैं, होंडा की अलग है, हीरो की है, तो इनके लोगों को देखकर हम बता सकते हैं कि ये अलग कंपनी का है। तो इसका उद्देश्य होता है 2 अलग अलग उद्यमों में भिन्नता दर्शाना। ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, शब्द का समूह हो सकता है ना, कोई अक्षर हो सकता है, संख्या समूह, चिन्ह, कोई ध्वनि भी हो सकती है। जैसे पहले चलता था ना नोकिया की वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि उनकी अपनी है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। जब वो मोबाइल अपन चालू करते थे, नोकिया की एक विशेष ध्वनि अभी भी मोबाइल में आती है ना। आईफोन की एक अलग टोन है, उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं। तो इसको है ना ट्रेडमार्क कहा जाता है ना, व्यापार की भाषा में। उस ट्रेडमार्क पर कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता, तो इसे भी दिया गया है। अब बात करेंगे औद्योगिक डिजाइन की। ये भी इससे जुड़ी हुई अवधारणा है। डिजाइन अधिनियम वर्ष 2000 में आया था और इस अधिनियम में इसे आईपीआर घोषित किया गया है। वैसे डब्ल्यूटीओ द्वारा भी इसे कर दिया है। अब औद्योगिक डिजाइन क्या है, फिर हम मोटरसाइकिल का उदाहरण लेते हैं। जैसे पल्सर गाड़ी है, अब उसका एक विशेष डिजाइन है, तो अब चाहे तो कोई भी दूसरी कंपनी हीरो वाली भी पल्सर जैसी गाड़ी बना देगी, लेकिन नहीं, वो औद्योगिक डिजाइन है ना, उसका एक अधिकार बन गया है। अब हीरो वाली कंपनी गाड़ी वैसी बना देगी, लेकिन उसको सेम डिजाइन पल्सर जैसी नहीं बना सकती। ना ही पल्सर वाला जो बजाज कंपनी है वो हीरो की नहीं बना सकता। तो ये ना एक डिजाइन होती है जिसमें कोई आकार हो गया, विन्यास हो गया, कोई विशेष अलंकरण है ना, तो इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। ये है औद्योगिक डिज़ाइन कहलाता है। तो ये भी एक अच्छा आईपीआर है, आप इसको भी आराम से लिख दोगे। अब हम बात करेंगे जीआई टैग। जीआई टैग, जी का मतलब होता है जियोग्राफिकल, आई का मतलब है इंडिकेशन। हम देखते हैं कि कोई विशेष क्षेत्र किसी विशेष उत्पाद के लिए बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कि आप झाबुआ ज़िले की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कड़कनाथ मुर्गा, जैसे आप रीवा तरफ जाओगे तो वहाँ सुंदरजा आम है, आप बंगाल में जाओगे तो वहाँ के चाय बागान है उधर, है ना। असम में जाओगे चाय बागान मिलेंगे, कर्नाटक में कॉफ़ी हो गई, अभी इधर बालाघाट के हमारे चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है, बहुत सारे, है ना। महेश्वर और चंदेरी अशोकनगर में साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ का उसे जीआई टैग। उज्जैन बेरूगढ़ की जो बूटिक प्रिंटिंग होती है वो, उसको जीआई टैग। तो जीआई टैग का मतलब ऐसा होता है कि जो हमारे उत्पाद को पूरे देश में और विदेश में पहचान दिलाए कि ये चाय कहाँ की है, ये असम की चाय है, असम के बागानों की चाय है, तो उसके नाम से दूसरा व्यक्ति अपनी चाय नहीं बेच दे कहीं। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जीआई टैग दिया जाता है। अब भारत सरकार ने, है ना, 1999 में जीआई टैग अधिनियम लाया था। अब इसमें कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार का जीआई टैग का दुरुपयोग करता है किसी का, तो उसको दंड का प्रावधान किया था। 2003 से ये लागू है। जैसे दार्जिलिंग की चाय, सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार ऐसा ही एग्जाम में, पीएससी में, सब में पूछा जाता है, तो आप याद रखना। दार्जिलिंग की चाय को 2004 में जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग क्या है, कोई सा भी उत्पाद है वो किसी विशिष्ट मूल स्थान का होने के कारण कोई विशेषता रखता है। अगर वही उत्पाद देश के किसी दूसरे कोने में अगर उत्पादित करेंगे तो उसमें वो सुगंध, वो गुणवत्ता ही नहीं रहेगी, वो क्वालिटी नहीं रहेगी, इसलिए इसे जीआई टैग को दिया गया है। और ये क्या सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि अन्य कोई व्यक्ति इस उत्पाद का नाम स्वयं के उत्पाद के लिए नहीं कर सके।
तो ये यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे ट्रेड सीक्रेट की। ये है व्यापार रहस्य। ट्रेड सीक्रेट मतलब व्यापार रहस्य। अब इसमें क्या होता है, व्यापार करने में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किसी कंपनी के साथ जुड़ी होती है। मान लीजिए वाणिज्यिक महत्व की कुछ सूचनाएं हैं। अब वो सूचनाएं बाहर लीक नहीं की जा सकती, उनके अंदर की बात होती है, ये उनका मैनेज कैसे होगा, है ना। तो उनको सुरक्षित करने की जो प्रक्रिया है वो ट्रेड सीक्रेट में आती है। इसी प्रकार आईसी डिज़ाइन को भी उन्होंने रखा है डब्ल्यूटीओ ने। इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप होती है, आजकल बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जा रहा है क्योंकि पूरे विश्व में वो हो रहा है। तो ये ट्रेड सीक्रेट है, व्यापार रहस्य। वाणिज्यिक आईसी डिज़ाइन इसको भी रखा है ना दोस्तों। थोड़ा व्यवधान आ जाता है बीच बीच में, तो मैंने रोक दिया था वीडियो, है ना। मैं यहाँ अभी ऑन ड्यूटी हूँ और अभी आपको समय बता दूँ, मैं शटर डाउन करके 00:36 हो रहे हैं, रात को 12:30 बज रही है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये सिर्फ इसलिए, देखो मेरा ये इसमें कंप्लीट है सब, लेकिन ये इसलिए कि वो लोग जो सच में गंभीर अभ्यर्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये सब किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सीरियसनेस समझेंगे, मेरी मेहनत को थोड़ा सा तो अप्रिशिएट करेंगे, एक लाइक बटन दबाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये करो ना करो, अपने जो मित्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी की, अन्य स्टेट सर्विसेज की, है ना, एसआई, एमपी पुलिस, उनको कम से कम हमारा चैनल को शेयर करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। हमेशा याद रखना, कर भला तो हो भला। आप अच्छा करोगे, आपके साथ भी निश्चित रूप से अच्छा होगा। ये जीवन में कई बार अनुभूत कर चुका हूँ मैं। हम अच्छा करते हैं, हमारे साथ भी अच्छा होता है। ईश्वर ज़रूर आपकी मदद करेगा यदि आप लोगों की मदद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आईपीआर संरक्षण के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, देखिए। तो पेटेंट अधिनियम हम लाए थे 1970 में और इसे अमेंड किया गया था 2005 में हमने। ट्रेडमार्क अधिनियम लेकर आए थे 1999 में। कॉपीराइट अधिनियम 1957 में लाए थे हम। जीआई टैग एक्ट 1999 का था। डिजाइन अधिनियम 2000 का था। ये पांचों आप एक्ट बताना, सिर्फ एक्ट बता दोगे ना तो भी काम बन जाएगा। पेटेंट 1970, ट्रेडमार्क 99, ट्रेडमार्क व जीआई टैग दोनों 99 कर लेना, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर 99 रन पर बार बार आउट होता है बैट्समैन, तो एक टैग लग जाता है उस पर कि ये तो नर्वस 90s का शिकार है, 99 है यार, है ना, ठीक है। तो ये से याद रख लेना। फिर कभी ना कभी तो वो ट्रेडमार्क स्ट्रोक लगाता है उसका वहाँ पर, तो सीधा पहुँच जाता है 103 पर, ठीक है दोस्तों। तो ये 99 दोनों याद रखना। कॉपीराइट 57 में। कोई कॉपी करके सताता है ना, हमें सताता है, कॉपी कर दिया अब, है ना, अपनी कॉपी नकल करता है, पढ़ता भी नहीं है, सताता है, किंतु 57 से 57 करना। पेटेंट 70 पेटेंट, ये तो याद रह जाएगा 70। डिजाइन अधिनियम 2000। अब डिजाइन कैसे बनाओगे, ऐसे 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 0000 ऐसे तो डिज़ाइन बनाती है, ऐसे करके बन गए डिज़ाइन। तो डिज़ाइन अधिनियम 2000 का है। चलो ये तो अलग तरीका हो गया, हम ट्रिक पर चले गए। ये भी होना चाहिए क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति 2016। भारत सरकार द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों की गंभीरता को समझते हुए नीति लाई गई है। आदर्श वाक्य क्या है इसका, ये नीति बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ ली जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, हल्के मत लो वीडियो को। आदर्श वाक्य है क्रिएटिव इंडिया, इनोवेटिव इंडिया, अर्थात सृजनात्मक भारत, नवाचारी भारत, ठीक है। अब 7 लक्ष्य इसमें बताए गए हैं इस नीति में। क्या क्या है 7 लक्ष्य। पहला है जागरूकता यानी अवेयरनेस आईपीआर के प्रति, सृजन को बढ़ावा देना, धारक व लोकहित में संतुलन बनाना। कैसे बनाएंगे धारक व लोकहित में संतुलन। धारक यानी इन आईपीआर का धारक जिनको आईपीआर मिला है, और लोकहित, पता चले कि किसी को आईपीआर मिल गया तो वो यूज़ ही नहीं करने दे रहा है किसी को, तो ऐसा नहीं है, उसके भी कुछ नियम बनना चाहिए। लोकहित में अगर यूज़फुल है चीज़, तो जैसे अभी ब्रेल लिपि है, तो ब्रेल लिपि का है ना, वो जो कॉपी करना, कोई किसी भी कंटेंट को ब्रेल लिपि में चेंज करना, है ना। एक मराकस संधि हुई थी मित्रों,
उसके तहत ब्रेल लिपि में किसी कंटेंट को कॉपी करना आईपीआर का उल्लंघन नहीं माना जाता। अब क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ब्रेल लिपि है ना नेत्रहीनों के लिए बहुत मददगार होती है। तो ये नियम बने हैं अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर। तो धारक व लौकिक में संतुलन बनाना पड़ता है कि नहीं बनाना पड़ता है? सेवा आधारित अधिकार प्रशासन करना, सर्विस बेस्ड को आधुनिक व मजबूत, सर्विस बेस्ड होना चाहिए प्रशासन, है ना। उसको आधुनिक मजबूत करने के लिए भी इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है आईपीआर का। आईपीआर नीति का व्यवसायीकरण द्वारा आईपीआर मूल्य निर्धारण। अब आईपीआर का मूल्य निर्धारण क्या हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स हैं तो वो व्यवसायीकरण द्वारा करना भी इस नीति का लक्ष्य रखा गया है कि आईपीआर का निश्चित मूल्य होना चाहिए, कितना पैसा आईपीआर धारक को मिलना चाहिए वो निर्धारित हो। उल्लंघन मामलों में न्यायिक व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कॉपीराइट के इशू बहुत आते हैं, तो उनको उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी तो ये कंट्रोल हो जाएगा। मानव संसाधन मजबूत करना और कौशल विकास करना भी इस नीति का उद्देश्य है। यदि मानव संसाधन मजबूत नहीं रहेगा, कौशल निर्माण नहीं रहेगा, तो हम कैसे हम सृजनात्मक भारत बना पाएंगे, कैसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का निर्माण कर पाएंगे, कैसे हम नया उत्पाद बनाएंगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये इसका लक्ष्य रखा है। अब इन 7 लक्ष्यों को मैं एक एब्रीविएशन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने याद किया था। ABC से हज कर लो आप। कैसे करोगे हज? हज करने कैसे जाओगे? ये हज मतलब HJ, ABC से हज, ये 7 तो टारगेट याद हो जाएंगे आपको नीति के। अब ये मेरा तरीका है, देखो, A फॉर अवेयरनेस यानी जागरूकता को बढ़ावा देना। B फॉर बैलेंस, बैलेंस यानी धारक व लोकहित में संतुलन की बात चल रही थी तो वो बैलेंस हो गया। क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। सर्विस बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा इससे, यानी सेवा आधारित अधिकार प्रशासन सुनिश्चित करना। इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन करना आईपीआर का, कैसे? व्यावसायिक आधार पर। फिर क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग करना H से, तो मानव संसाधन स्ट्रोक करना। इन जस्टिस प्रोवाइड करना, न्यायिक व्यवस्था, उल्लंघन की स्थिति में न्यायिक व्यवस्था। तो ABC से हज कर लोगे, 7 टारगेट बता दोगे क्या? बता दोगे? अरे बोलो ना, बताओगे कि नहीं? बता दोगे, बताना तो पड़ेगा। अब नहीं बताओगे तो कुछ फिर समस्या आएगी, नंबर कम मिलेंगे। अब आईपीआर की अंतर्राष्ट्रीय संधियां हम देख लेते हैं क्या है। पहली संधि हुई थी पेरिस कन्वेंशन, काफ़ी पहले की बात है, 1883 की। इस समय ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन व पेटेंट इत्यादि की बात की गई थी कि हम कॉपी नहीं करेंगे, है ना। यूरोप काफ़ी पहले से अवेयर था इन चीज़ों को लेकर। बर्न कन्वेंशन की बात करें 1886, 3 साल बाद हुई थी और इसमें कॉपीराइट को शामिल किया गया था, जिसमें गीत संगीत, है ना, बुक्स, ये सब आती है। 2013 में मराकेश संधि हुई थी। इसमें बुक को ब्रेल लिपि में छापना आईपीआर का उल्लंघन नहीं माना गया है ना। कोई सी बुक है उसको आप ब्रेल लिपि में छापते हो तो आईपीआर का उल्लंघन नहीं माना जाता है। और भारत पहला हस्ताक्षर करने वाला देश था इसमें, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो पहले से ही दिव्यांगजनों के लिए काफ़ी संवेदनशील है, तो ऐसा अच्छा स्वागत योग्य का कदम है भैया। IRPR सूचकांक, है ना, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार सूचकांक जो आया था 2023 का, उसमें नंबर 1 पे था USA, फिर था UK, फिर फ्रांस। यहाँ बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, आईपीआर सुनिश्चित हो रहा है। भारत की रैंक 2023 में 42वीं थी। अब मैं आपको कमेंट करके बताने का आदेश देता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप बताना 2024 में क्या रैंक है भारत की। भारत आईपीआर क्या संबंध है, भारत और आईपीआर क्या क्या है, तो आप जानते हो भारत भी WTO का सदस्य है। अगर WTO का सदस्य है तो ट्रिप्स हेतु प्रतिबद्ध है। ट्रिप्स हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं क्या है। ये एक समझौता है, इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनका पालन करना सभी देश जो WTO के सदस्य हैं उनको अनिवार्य होता है। तो भारत भी है सदस्य, तो भारत भी पालन करता है, प्रतिबद्ध है भैया। हम WIPO के सदस्य भी हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन 1975 में हम सदस्य बने, तो ये भी अच्छी बात है। अब क्या क्या मुद्दे हैं मित्रों, ये भी प्रश्न बनता है।
आईपीआर से संबंधित। तो देखो, चोरी या जालसाजी का मुद्दा बनता है, आईपीआर चोरी होते हैं, कोई जालसाजी कर लेता है। संसाधनों और विशेषज्ञता की कमी है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि आईपीआर को आइडेंटिफाई कर सकें, है ना, उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग कर सके, उल्लंघन की त्वरित जांच हो, इतना सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है हमें। विशेषज्ञ लोगों की भी कमी है, तो उनको भी करना है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है आईपीआर से रिलेटेड, है ना। पेटेंट व बैकलॉग, कई बार पेटेंट बैकलॉग में जाते हैं, उनका बड़ा एक मुद्दा रहता है। विलंब समय, है ना, समय गृह प्रक्रिया है, जागरूकता का तो अभाव है ही सही। तो ये कुछ मुद्दे हैं। आगे की हम राह देखें तो वो ये देखती है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाना चाहिए, है ना, जितने रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं ना, उनको इन्फोर्स किया जाए अच्छे से, विनियमन किया जाए आईपीआर का, है ना, अच्छे से रेगुलेट हो, और नवाचार हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आईपीआर से संबंधित मुद्दे। अब हम ट्रिप्स व ट्रिम्स देख लेते हैं। ये भी आपके सिलेबस में लिखा है, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, कोष्टक में जाकर देखिए एक बार सिलेबस। तो ट्रिप्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। ये डब्ल्यूटीओ द्वारा संचालित है, आईपीआर मानक निर्धारण करता है। ये समझौता क्या करता है, आईपीआर के मानक का निर्धारण करता है। डब्ल्यूटीओ द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ट्रिप्स का। आईपीआर के वैश्वीकरण हेतु महत्वपूर्ण बहुपक्षीय साधन है ये, ठीक है। वैश्वीकरण, ठीक है ना। 7 प्रकार के आईपीआर मैंने बताया। पीसीजी टीटी क्या था, पीसीजी, पी से क्या था पेटेंट, सी से कॉपीराइट, जी से जीआई टैग, टी से क्या था ट्रेडमार्क, आई से इंडस्ट्रियल डिजाइन, है ना। फिर इस आई से क्या था आईसी सर्किट, है ना। और एक और टी से क्या था, आप देख लेना क्या था, है ना, मैंने सातों बताया है, वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये हमने ये करा थी चर्चा, आप एक बार अच्छे से इसको देख लेना। पृष्ठभूमि की हम बात करें ट्रिप्स की, तो 1994 में ये आया था। और आपको पता है कि पहले डब्ल्यूटीओ गेट हुआ करता था, मतलब गेट संस्था, एक संस्था थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड, है ना। ये संस्था 1948 में गठित हुई थी, गेट। और गेट के जो उरुग्वे दौर की चर्चा चल रही थी, ऐसे दौर चलते हैं, उरुग्वे दौर, लंदन दौर, जहाँ बैठक होती है एक निश्चित सर्टेन टाइम तक, तो उसे ऐसा बोलते हैं। उरुग्वे दौर के अंत में बातचीत हुई थी कि हम डब्ल्यूटीओ की स्थापना करेंगे, और डब्ल्यूटीओ की स्थापना के साथ ही ट्रिप्स आया है अस्तित्व में। तो आप याद रख लोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं ट्रिम्स। तो कुछ नहीं, ये भी छोटा सा टॉपिक है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, इसका फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें ना, निवेश से रिलेटेड ये है समझौता, है ना। इसको बड़ा ध्यान से सुनना है, ट्रिम से पूछा जाता है दोस्तों, थोड़ा आईएमपी है। डब्ल्यूटीओ का एक समझौता है, ये क्या करता है, केवल वस्तु व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर लागू होता है, वस्तुओं के व्यापार या सेवाओं के व्यापार पर लागू नहीं होता है। इसका उद्देश्य है विदेशी निवेश की बाधाओं को दूर करना। यानी जो विदेशी निवेशक होते हैं ना, कई बार उनको किसी देश में वो सुविधा नहीं मिलती है जो उन्हीं देश के लोगों को मिलती है। तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए और निवेश को वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया था। मित्रों, इसमें विदेशी निवेशकों को घरेलू के समान व्यवहार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। प्राथमिकता पूर्ण क्षेत्र में निवेश की बाध्यता से मुक्ति। कई बार क्या बहुत सारे देश क्या करते हैं, विदेशी निवेशकों के सामने बाध्यता रख देते हैं कि आपको आपका निवेश हमारे प्राथमिक क्षेत्रों में करना पड़ेगा। जैसे हमारा प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, पशुपालन, है ना, मत्स्यन, तो इसमें हम बाध्यता कर दें कि आप कृषि में निवेश करो। यार विदेशी निवेशक है, उसकी मर्जी है, वो कृषि में करे, उद्योग में करे, सेवा में करे, जहाँ वो करना चाहे उसमें करे, अपन क्यों बाध्य कर रहे हो। कृषि वैसे मानसूनी जुआ मानी जाती है। तो ये बाध्यता समाप्त करने का जो प्रावधान है ना, वो ट्रिम्स में किया गया है। तो उनसे मुक्ति उनको दिलाया गया, उसकी मर्जी है तो वो करे, अन्यथा नहीं करे। सभी सुविधाएं उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। एकल खिड़की योजना होती ना, कई बार नहीं तो चक्कर लगा रहे हैं ज़मीन कहाँ मिलेगी, है ना, परमिशन कहाँ मिलेगी, अलग अलग नहीं, उनको एकल खिड़की अच्छी सभी सुविधाएं दो, है ना। और ये ऐसा होगा तो उनका निवेश आएगा, है ना, एफडीआई बढ़ेगा देश में, और निवेश आएगा तो नई फर्म चालू होगी, नई फर्म चालू होगी तो रोज़गार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो इन सब के लिए एक बहुत अच्छा ये समझौता माना जाता है। इससे भुगतान संतुलन भी बना रहता है दोस्तों, है ना। जब सभी देशों में एक दूसरे
लोगों के परस्पर निवेश रहेंगे ना, तो फिर उससे भुगतान संतुलन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप बात। चलो ठीक है, उत्पादन व व्यापार की स्वतंत्रता भी बनी रहती है। तो ये है ट्रिम्स के प्रमुख लाभ। ये था आईपीआर का टॉपिक। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और कर भला तो हो भला भेज दीजिए दोस्तों को। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।